वो दिन था 24 मार्च 2011, जब धामधरे अपने ही घर में बैठ कर के सामने टीवी पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट वर्ल्ड कप देख रहे होते हैं। और उसी दरमियान वो अपने सामने जैसे ही देखते रहते हैं कि पीछे से कोई आवाज़ देता है कि साहब आप हैं क्या, मैं अंदर आ जाऊं। वो कहते हैं कि हाँ ठीक है अंदर आ जाओ, क्योंकि जो धामधरे होते हैं ये कोयना डैम में बिजली परियोजना के लिए काम भी कर चुके होते हैं और ये चीफ इंजीनियर पद से रिटायर होते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी हस्ती होते हैं कि इनके रिटायर होने के बाद भी इनसे आने जाने वालों का सिलसिला, मिलने जुलने वालों का सिलसिला कुछ कम नहीं होता है और इन्हें लोग प्यार से अब्बा साहब कहकर बुलाया करते थे। उनका जो बेटा होता है उसको उन्होंने काफ़ी इस्टेब्लिश्ड किया होता है और उसके लिए पुणे के ही एक जगह होती है सेल्सबेरी पार्क, और उसी पार्क में एक गैस एजेंसी खुलवा दिया होता है जिसके साथ वो अपने जीवन यापन कर पाते हैं। और उस पूरे गैस एजेंसी की जिम्मेदारी जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ उनके एक बेटे को ही दी गई होती है, ताकि हर तरीके के कार्य को वो करे और कलेक्शन के बाद सारे पैसे को घर पर वापस सकुशल सुरक्षित पहुंचा दे। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं थे, ये अपनी तरीके से हर एक लोगों की मदद करना जानते थी। जिस किसी को भी लगता था कि इसको जरूरत है पैसे की, उसे पैसे दिया करते थे। सामाजिक और आर्थिक तौर से किसी भी व्यक्ति की जैसे भी मदद हो पाती थी वो करने में पूर्ण रूप से सक्षम होते थे। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता था कि हमने इस व्यक्ति का मदद नहीं किया और इसका काम होना चाहिए था। और इसी तरीके से उनका जीवन आगे बढ़ता रहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी बेहद खौफनाक और खतरनाक, क्योंकि एक आत्मा अपने ही इंसाफ के लिए 13 सालों से भटक रही है, लेकिन आज भी उसे कोई इंसाफ देने वाला व्यक्ति नहीं मिला। क्योंकि इस आत्मा के साथ जिस गजब की तरीके से कत्ल हुआ कि आज तक पूरे भारतीय इतिहास में कत्ल तो बहुत हुए लेकिन ये केस सुलझ नहीं पाया। क्या है इसके पीछे का पूरा कारण, आइए इस कहानी में विस्तार पूर्वक जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देर ना करते हुए दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी को हम तुरंत शुरू करते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक जब 24 मार्च 2011 को शाम के तकरीबन 7 बज रहे होते हैं कि तभी गैस एजेंसी के कुछ कर्मचारी लगभग 3,20,000 रुपए लेकर, जैसे रोजाना वो लोग कलेक्ट करते हैं पैसे, उसी तरीके से कलेक्ट कर करके सीधे इस घर पर आते हैं। दरवाजे को नॉक करते हैं। जैसे ही दरवाजे को नॉक करते हैं और दरवाजे को खुलता है और उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो साहब को पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि आज का कलेक्शन जो है वो 3,20,000 रुपए का है। और साहब सामने बैठी टीवी पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच का आनंद ले रहे होते हैं। तो वो ठीक है हाँ बोल करके उसे कहते हैं कि ऊपर की अलमारी में ले जाओ और पैसे रख दो। अब वो नौकर इस पूरे पैसे को उठाता है और ऊपर की अलमारी में लेकर रख देता है। और अब तकरीबन 7:30 बजे की बजाय 8 बज चुके होते हैं घड़ी में, और 8 जैसे ही बजते हैं तो उस नौकर के घर जाने का ये समय होता है। और वो नौकर वहां से उठता है, मालिक से आज्ञा लेता है और घर की तरफ चला जाता है। अब 8 बजे ये नौकर उस घर से निकल जाता है और अब इस घर में वर्ल्ड कप चलता हुआ टीवी और सामने बैठे धामधरी जो इंजीनियर होते हैं वो बैठे रहते हैं और सामने वर्ल्ड कप चलता रहता है। और देखते ही देखते घड़ी की सुई जैसे ही 9:30 पर बजती है तो धामधरी की बेटी और बहू दोनों लोग वापस आते हैं। घर का दरवाजा खोलते हैं तो देखकर सामने आश्चर्य से भर जाते हैं और उनके मुंह से चीखें निकलने लगती हैं। वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और जैसे ही चीखे चिल्लाने की आवाज़ आती है तो आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी अपने मोबाइल से अपने उस गैस एजेंसी के मैनेजर को फ़ोन करते हैं, फिर उस नौकर को फ़ोन करते हैं और एक घरेलू एक डॉक्टर को भी फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके
आप सभी लोग घर पर आ जाइए, बहुत जरूरी काम है। अब जैसे ही सभी लोग अपने हर एक रोजमर्रा के कामों को छोड़ते हुए अचानक इस घर पर पहुंचते हैं तो सामने देखते हैं कि खून से लथपथ पड़ी एक लाश जो कुर्सी पर है और सामने वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है। अब जैसे इस तरीके की घटना को देखते हैं डॉक्टर, तो सबसे पहले वो आला लगाकर उस इंजीनियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी बॉडी का क्या रिएक्शन है। तो वो कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और इस समय धामधरी जी की हमेशा हमेशा के लिए एक दर्दनाक मौत हो चुकी है। इतना सुनना ही था कि वो लड़का चीखों से भर जाता है कि तभी अचानक से आनन फानन में पुलिस आ जाती है। पुलिस सबसे पहले पहुंचती है तो उस लाश के चारों तरफ घूम कर देखती है और उस एंगल को समझने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन सा ऐसा एंगल हो सकता है जिससे किसी व्यक्ति के ऊपर इतने तरीके से चाकुओं का हमला किया हुआ है और इतना ज्यादा इस बॉडी से खून बह चुका है। ये सब जैसे ही देखती है पुलिस और 100 को अपने कब्जे में लेती है, फिर पंचनामा करा करके इस पूरी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है, इधर पुलिस केस दर्ज करती है लूटपाट व एक व्यक्ति की हत्या की। उसके बाद पुलिस ऊपर से लेकर नीचे तक जांच पड़ताल जब करती है तभी पुलिस की नज़र सामने वाले घर के पीछे की दरवाजे पर पड़ता है। जैसे ही पुलिस के सामने वो दरवाजा दिखता है तो दरवाजा खुला हुआ रहता है। आनंद फानंद में पुलिस धामधरी के लड़के से पूछती है कि बताइए क्या आपने उस दरवाजे को खुला है? तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो अभी तक उस दरवाजे की तरफ देखा ही नहीं। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे पिताजी इतने धार्मिक विचार के थे, इतना लोगों का मदद किया करते थे, फिर उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। और यही कहकर वो लड़का रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत प्यार किया करता था। यहाँ तक कि उसने आज तक अपने पापा के ही हाथों में जितनी कमाई होती थी वो सारे पैसे ले जाकर रख दिया करता था। अब जिस तरीके से पूछताछ चलती रहती है ठीक उसी तरीके से ये सारे मामले के बारे में जानकारी भी पुलिस को पता चलती रहती है। पुलिस को पहली नज़र में तो ये लगता है कि जरूर कोई ना कोई डाकू या चोर किस्म का आदमी आया होगा जो छत पर रखे 3,20,000 रुपयों के चक्कर में रहा होगा, उन पैसों को लिया होगा और लेकर जैसे ही निकल रहा होगा वैसे ही इन्होंने कुछ कहा होगा और इन्हें चाकू मारकर घर के पिछले दरवाजे से, और जैसे ही इन्होंने कुछ कहा होगा वो चाकू मारकर घर के पिछले दरवाजे से आराम से भाग गया होगा। अब ये पूरी कहानी पुलिस बना रही होती है और इस क्राइम की सीन को पूरी तरीके से फिल्माया जा रहा होता है, लेकिन उसी दरमियान एक और चौंकाने वाली खबर होती है और वो खबर होती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि इस व्यक्ति को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 25 बार चाकुओं से कोस दिया जाता है और इस चाकू को खोदने की वजह से इनकी मौकाए वारदात पर मौत हो जाती है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चलता है कि इस व्यक्ति को 25 बार चाकू मारा जाता है तो पुलिस इस पूरे सीन को क्रिएट करने के बाद बाहर निकलती है और जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं उन सब की जांच पड़ताल करती है, लेकिन किसी भी सीसीटीवी कैमरे में कहीं भी कोई इस तरीके की घटना नहीं कैद हुई रहती कि कोई व्यक्ति निकला हो या अपने हाथ में बैग लेकर बाहर जा रहा हो, और किसी भी तरीके का मामला किसी भी सीसीटीवी कैमरे में दर्ज नहीं हुआ है। आखिरकार पुलिस हार मानकर अब लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस सबसे पहले गैस एजेंसी में काम कर रहे तकरीबन 25 लोगों से पूछताछ करती है कि क्या आप घर जाते हैं तो किस तरीके का माहौल था, आपने क्या देखा। खास तौर से उन लोगों को टारगेट बनाया जाता है जो लोग पैसे पहुंचाने के लिए जाते हैं, लेकिन सारे लोगों के जवाब सही सही मिले और कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है। अब आसपास वालों की बारी आती है। जितने भी पड़ोस में लोग रहते हैं तकरीबन 300 लोगों से पुलिस, यानी टोटल 325 लोगों से पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन इतने लोगों से पुलिस की पूछताछ करने के बावजूद भी किसी ने उस कातिल को नहीं देखा और ना ही किसी ने घर के अंदर घुसते हुए किसी को देखा और ना ही किसी ने घर से बाहर निकलते हुए किसी को देखा। अब पुलिस समझ चुकी होती है
कि ये काम जरूर चोर या डकैतों का हो सकता है। इसलिए पुलिस ने उस आसपास के इलाके की पुराने से पुराने और नए से नए जितने भी हो सकते थे सभी लोगों को पुलिस उठाती है और उठाने के बाद उनसे एक एक कर शुरू कर देती है, लेकिन कहीं किसी से भी कोई पुख्ता रूप से सबूत नहीं मिल पाते हैं। आखिरकार पुलिस वाले हार मान लेते हैं और इस घटना के हुए लगभग 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक इस करोड़ों के खर्च में मरे हुए एक चीफ इंजीनियर की मौत का खुलासा नहीं हो पाता है। और वैसा लोग वहाँ के बताते हैं कि आज भी धामधरी चीफ इंजीनियर जो हैं उनकी रूह लोगों से इंसाफ की गुजारिश करती है, इंसाफ मांगती है, लेकिन आज तक उस आत्मा को इंसाफ नहीं मिला। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।